स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सेक्शन जनरल साइंस और उसमें हम पढ़ेंगे आज सेल के बारे में। लेकिन सेल को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे बायोलॉजी शब्द के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, बायोलॉजी जो वर्ड है जिसको हम जीव विज्ञान बोलते हैं, एक्चुअली हम आज स्टार्ट क्या कर रहे हैं, जीव विज्ञान, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। इसका एक हल्का सा इंट्रोडक्शन हम देते हैं। देखो, बायोलॉजी जो शब्द है इससे ही काफी सारे क्वेश्चन जुड़े रहते हैं। ये कौन सी भाषा का शब्द है, तो आंसर आता है ग्रीक भाषा से उठाया हुआ है, और ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है बायो और दूसरा है लोगस, ठीक है। अब बायो का क्या मतलब रहता है, बायो का मतलब होता है जीवन यानी कि लाइफ, ठीक है, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन यानी कि स्टडी। तो ओवरऑल जो बायोलॉजी है वो एक ऐसी शाखा है विज्ञान की जिसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं, जीवन का अध्ययन करते हैं। जीवन अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी विज्ञान के अंदर, ठीक है। तो बायोलॉजी जो शब्द है इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बायोलॉजी जो शब्द है वो किसने दिया, तो बायोलॉजी शब्द को देने वाले थे वो थे लेमार्क और ट्रेविरेनस, ठीक है। इन दोनों ने बायोलॉजी शब्द को दिया। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि बायोलॉजी के जनक कौन है, तो आंसर आता है अरस्तु, ठीक है। तो ये तो थे वो सामान्य क्वेश्चन जो कि बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान शब्द से आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि जहां बायो का मतलब हमें पता चल गया क्या रहता है, जीवन, ठीक है, और जहां जीवन होता है तो उसके साथ ही एक और शब्द आ जाता है, वो होता है सजीव, ठीक है। सजीव क्या है, तो इसको लेके हर एक स्टूडेंट की अपनी अलग अलग अवधारणा रहती है। तो सजीव को समझने के लिए हमारे पास कुछ इस तरह के विशेष लक्षण होते हैं, या फिर ऐसे बोले कि सजीवों को पहचानने के लिए ऐसे लक्षण होते हैं, परिभाषित कार्य लक्षण होते हैं जिनकी सहायता से हम आसानी से सजीवों को पहचान सकते हैं। वो लक्षण कौन कौन से हैं, देखो मैं आपको पहले वो लक्षण बता रही हूँ जिनके कभी भी कोई हमें अपवाद देखने को नहीं मिलते, ठीक है। ऐसे लक्षण जिन पे हम आंख बंद करके यकीन कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि भाई ये लक्षण प्रेजेंट है तो इसका मतलब 100% वो जो आइडेंटिटी है वो क्या है, लिविंग है यानी कि सजीव है। तो पहला उसका लक्षण क्या है, कोशिका की उपस्थिति। पहला लक्षण क्या रहेगा हमारे पास, कोशिका की उपस्थिति, ठीक है। दूसरा पहचानना है वो होता है उपापचयी क्रियाएं। देखो, उपापचयी क्रियाएं क्या होती है, जितने भी सजीव है उनके अंदर जो कोशिका पाई जाती है उन कोशिका के कोशिका द्रव्य में, या फिर बोले कि सजीवों की कोशिकाओं में अनेक रसायन पाए जाते हैं, ठीक है। ये रसायन जो है वो आपस में मिलके एक बड़े रसायन का और बड़ा रसायन आपस में टूट के एक छोटे रसायनों का लगातार निर्माण करता रहता है। सीधी सी बात कि कोशिका द्रव्य में जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं उन सारी क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, उपापचय क्रिया, ठीक है। अब ये उपापचय क्रियाएं बहुत जरूरी होती है क्योंकि इनका जो परिणाम आता है उसके दौरान जो पदार्थ बनते हैं वो पदार्थ हमें हमारे आगे की वृद्धि के लिए या सजीवों की आगे की वृद्धि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा हम और देखते हैं सजीवों को पहचानने के लक्षण में, अगर परिभाषित कार्य लक्षण की बात करें वो रहता है जो वातावरण है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना, तो उसको हम बोलते हैं संवेदनशीलता। संवेदनशीलता का मतलब या सजगता भी बोल सकते हो, यानी कि रिस्पोंड करना, यानी कि जैसे कि पिन लगी और पिन लगते ही हमने अपना हाथ पीछे कर दिया, तो ये चीज जंतुओं के लिए तो आसानी से समझ में आ जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है, पादप भी तो सजीव होते हैं और पादप फिर किस तरीके से सजगता या संवेदनशीलता या आप कॉन्शियसनेस उसको बोल सकते हैं, वो कैसे प्रदर्शित करते हैं, देखिए पादप भी करते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि जैसे कि टच मी नॉट प्लांट है जिसको छुई मुई का पादप बोलते हैं। छुई मुई के पादप को जब भी हम टच करते हैं तो वो क्या करता है, उस
पर्टिकुलर जो मैंने उसको उद्दीपन दिया है, उस उद्दीपन के प्रति वो क्या कर रहा है, प्रतिक्रिया कर रहा है। तो संवेदनशीलता का बेसिकली मतलब होता है कि जब भी हम किसी सजीव को उद्दीपन देते हैं यानी स्टिमुलेशन देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, अगर आप बंद कमरे में कोई प्लांट को रख देते हैं तो प्लांट की जो क्या है, वो लाइट की तरफ मूव करता है यानी कि उसकी तरफ मुड़ता है। ठीक है, अंधेरे कमरे में एक तरफ से जहां लाइट आ रही है पादप उसकी तरफ ही मुड़ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, वो प्रकाश, यहाँ पे क्या है, उद्दीपन है और प्रकाश को देख के वो उसकी तरफ क्या कर रहा है, प्रतिक्रिया कर रहा है। तो ऐसा है कि जितने भी सजीव है उन सब के अंदर संवेदनशीलता यानी कि कॉन्शियसनेस पाई जाती है। तो आप बोल सकते हो कि कोशिका की उपस्थिति, उपापचय क्रिया या संवेदनशीलता जहां जहां दर्शाई जाती है वो सारे के सारे क्या होते हैं, सजीव होते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ और भी लक्षण है जो हमारे दिमाग में आते हैं, जैसे कि वृद्धि। ठीक है, वृद्धि की मैं अगर आपको बात बताऊं तो ये सजीवों का लक्षण है लेकिन ये निर्जीवों का भी लक्षण है, क्योंकि जो वृद्धि है वो सिर्फ सजीवों में नहीं निर्जीवों में भी पाई जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई कूड़े का ढेर है या कोई टीला है या कोई चट्टान है तो उसके ऊपर लगातार बाहरी चीजें आगे क्या होती रहती है, इकट्ठी होती रहती है, जिससे उसका साइज क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे वृद्धि क्या रहेगी, वो सजीवों का भी लक्षण है और निर्जीवों का भी लक्षण है, इसीलिए उसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये निर्जीवों में भी पाई जा रही है। दैट मीन यहाँ पे क्या आ गया, अपवाद आ गया। तो वृद्धि जो है वो परिभाषित कारी लक्षण नहीं है किसका, सजीव का। लेकिन यहाँ पे मैं पहले बता देती हूँ कि अगर आंतरिक वृद्धि लिखा हुआ है ऑप्शन में, आंतरिक वृद्धि, तो वो निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाएगी, सजीवों में पाई जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आंतरिक वृद्धि जो रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ किसमें रहेगी, सजीवों में रहेगी। इसके अलावा जनन, जनन जो करते हैं, यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन आता है कि जनन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है किसकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किसकी, लिविंग्स के, सजीवों की। ऐसा है कि पृथ्वी पर जितनी भी जातियां उपस्थित है, जितनी भी जातियां इस अर्थ पे अपनी जो जनरेशन को बनाए रखना चाहती है तो उन सबको क्या करना पड़ेगा, जनन करना पड़ेगा। यानी कि किसी भी जाति को अपनी पीढ़ियों को बनाए रखना है, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रहना है, कि पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उनको जनन करना होगा, बिल्कुल सही। लेकिन सिर्फ जनन करने वाले ही संजीव होते, ये गलत हो गया। यानी कि जनन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है पृथ्वी पर अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो जनन कर रहा है वही सजीव होगा, ऐसा कहीं नहीं है। जैसे कि सारे सजीव जनन करें जरूरी नहीं है, जैसे कि हमने हमारे आसपास ऐसे कई सारे ह्यूमन कपल देखे हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे, यानी कि वो स्टेराइल है, यानी कि उनके अंदर बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं है। ऐसे ही जो काफी सारे और एग्जाम्पल है जो हमें देखने को मिलते हैं, म्यूल जिसको खच्चर बोला जाता है, उसके अंदर भी इस तरह की फिनोमिना नहीं होती है। तो यहाँ पे जनन और वृद्धि जो है वो लक्षण तो है, लेकिन वो लक्षण नहीं है जिनके आधार पर आप बोल सकते हो कि भाई ये सारे हैं तो सजीव होगा ही होगा। लेकिन ये जो 3 लक्षण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके आधार पर आप 100% श्योरिटी के साथ बोल सकते हो कि भाई ये जहां जहां प्रेजेंट है तो वो क्या रहेगा, सजीव। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज का जो टॉपिक है वो क्या है, कोशिका। देखो कोशिका शब्द की अगर हम बात करें, सबसे पहले कोशिका शब्द को देखें तो ये शब्द जो है ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, और कहां से आया है, सेला शब्द से आया है और जिसका मतलब होता है रिक्त स्थान। ठीक है, दूसरी चीज, अगर कोशिका की खोज की बात करें तो इसकी खोज जो है वो 1665 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, उनके द्वारा की गई। ठीक है, रॉबर्ट हुक क्या कह रहे थे, एक बॉटल लाइक इस तरीके से बॉटल प्रेजेंट है और उस बॉटल के ऊपर एक लकड़ी का बना हुआ ढक्कन था जिसको वो बड़े बारीकी से ध्यान से उसको देख रहे थे। इस तरीके से उसके ऊपर
जो ढक्कन पाया जा रहा है, और वो लकड़ी का बना हुआ है, उस लकड़ी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्क। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, इस लकड़ी के बने हुए ढक्कन की एक छोटी सी स्लाइस, एक छोटा सा कट किया और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। तो जब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उनको ये संरचना कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही थी, कुछ ऐसी। ठीक है, अगर हम देखें तो वो संरचनाएं इस तरीके से देखने को मिल रही थी। तो वो बड़े हैरान हुए, उनको ये संरचना किसके जैसे दिख रही है, मधुमक्खी के छत्ते में पाए जाने वाले छोटे छोटे जो ऐसे क्यूब्स या छोटे छोटे कक्ष के समान ये देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो इन संरचनाओं को उन्होंने नाम क्या दिया, इन संरचनाओं को उन्होंने नाम दिया कि कक्ष बोला, कि उसमें अनेक कक्ष थे, यानी कि अनेक सेल प्रेजेंट थी। ठीक है, यहां से इस तरीके से रॉबर्ट हुक ने इस तरीके से कोशिका की खोज की। लेकिन यहाँ जो ये कोशिका थी, ये किस तरह की थी, मृत कोशिका थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की, वो कोशिका कैसी थी, मृत प्रकार की कोशिका थी। और अगर हम ये बात करें कि जो ये कॉर्क है, ये क्या होता है, कॉर्क जो होती है वो छाल होती है, किसकी, ये पेड़ की छाल है। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ, तो जो छाल है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, डेड सेल, यानी मृत कोशिका पाई जाती है। इसके अलावा रॉबर्ट हुक ने इन सारी चीजों का अध्ययन जब वो कर रहे थे, तो उन्होंने इन सारे अध्ययन को एक बुक में लिखा, और ये बुक किसके थ्रू लिखी गई थी, रॉबर्ट हुक में। इस बुक का नाम भी काफी बार कंपटीशन में पूछा जाता है, और इसको बोलते हैं माइक्रोग्राफिया। इस बुक को क्या नाम दिया जाता है, माइक्रोग्राफिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास काफी क्वेश्चंस आ गए कि जो कोशिका शब्द से उत्पन्न कौन सी भाषा से हुआ है, ग्रीक भाषा से हुआ है। और ग्रीक भाषा का कौन सा शब्द, सेला, और सेला का मतलब क्या होता है, रिक्त स्थान या छोटे छोटे कक्ष भी बोल सकते हो, खाली जगह भी बोल सकते हो यहाँ पे। और खोज कब की थी, 1665 में। किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। किस बुक में लिखा, माइक्रोग्राफिया के अंदर ये सारा अध्ययन लिखा। उन्होंने कॉर्क की छोटा सा स्लाइस कट करके उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो मधुमक्खी के छत्ते के समान उसे उन्हें संरचना दिखाई दी, और उन संरचनाओं को उन्होंने क्या बोला, कक्ष। ठीक है, और ये जो कक्ष थे इनको उन्होंने सेल नाम दिया, और जो ये सेल थी वो किस तरह की थी, मृत सेल थी। अब हम आते हैं, ये तो थे हमारे एक साइंटिस्ट। इसके बाद में हमारे पास एक और वैज्ञानिक आते हैं, ये तो कोशिका की डिस्कवरी करने में दूसरे साइंटिस्ट का नाम था, वो थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, 1674 की बात है। इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की। अगर पूछा जाए जीवित कोशिका का अध्ययन किसने किया था या उसका खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी, एंटोन ल्यूवेनहॉक थे। और यहाँ पे जो जीवित कोशिकाएं थी वो क्या थी, इनकी जीवाणु कोशिकाएं थी, या आप बोल सकते हो सूक्ष्म जीव थे। ठीक है, ये जीवित कोशिकाएं उनको दो जगह से देखने को मिली थी। एक तो तालाब के जल का उन्होंने अध्ययन किया, और दूसरा उन्होंने जो टीथ प्लाक यानी कि दंत खुरचन, दांतों पे एक पीले से रंग की परत पाई जाती है, जब उसको हटा के उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको क्या दिखे, काफी सारे जीवाणु या सूक्ष्म जीव दिखे। इसके अलावा ल्यूवेनहॉक ने और भी कई एक कोशिकाओं के अध्ययन किया, जैसे कि इसके अलावा उन्होंने प्रोटोजोआ को देखा, जोआ जो कि एक कोशिकीय जीव है, आरबीसी, लाल रुधिर कणिका, शुक्राणु इत्यादि। इन सारे एक कोशिका के जो जीव है, एक कोशिका की जो संरचना है, इनका भी अध्ययन किसने किया, एंटोन ल्यूवेनहॉक ने किया। तो ये था स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन, कि हमें पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। ठीक है, जीव विज्ञान के अंदर हमें बायो का मतलब पता चला, जिसका मतलब था सजीव। सजीव के हम
एक परिभाषित करने वाला लक्षण अध्ययन कर रहे हैं, वो क्या थी, कोशिका की उपस्थिति। और फिर हमने देखा कि कोशिका क्या है, तो कोशिका एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो कहाँ से आया है, सैला से आया है, जिसका मतलब क्या है, रिक्त स्थान। किसने, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया, लेकिन इन्होंने जो सेल डिस्कवर की वो क्या थी, मृत कोशिका थी। और उसके बाद में एंटोइन ल्यूवेनहॉक 1774 में आए और उन्होंने जीवित कोशिका का अध्ययन किया। और उन्होंने जो जीवित कोशिकाएं हैं वो सूक्ष्म जीव थे, जो कि उन्होंने तालाब के जल या फिर टीथ प्लाग या दंत खुरचन से उनको देखने को मिले। इसके अलावा भी उन्होंने कई कोशिकाओं, जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया, जैसे कि आरबीसी हुए, शुक्राणु हुए, प्रोटोजोआ हुए इत्यादि। तो ये थी हमारे पास बेसिक हिस्ट्री किसके बारे में, कोशिका के बारे में। उसके बाद में हमारा जो क्वेश्चन आता है वो रहता है कि कोशिका का सिद्धांत क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी काफी सारे क्वेश्चन है। तो अब हम देखेंगे कोशिका का सिद्धांत। तो अब हम देखेंगे कोशिका का सिद्धांत, क्योंकि हम उसकी खोज के बारे में तो पढ़ चुके हैं। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को और जीवित कोशिका को किसने, एंटोइन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया था। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोशिका सिद्धांत। ठीक है, अगर हम कोशिका के सिद्धांत की बात करें तो कोशिका को का सिद्धांत दो वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया था। जो पहले वैज्ञानिक थे उनका नाम था मैथियस जैकब स्लाइडन, और जो दूसरे वैज्ञानिक थे उनका नाम था थियोडोर सोमर। ठीक है, स्लाइडन ने जो अपनी डिस्कवरी की थी या उनका जो अध्ययन था वो 1838 में था। और उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि पादप ऊतकों का निर्माण जो होता है, यानी कि उन्होंने क्या पाया, पादप ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है, कोशिका के द्वारा होता है। ठीक है, इधर थियोडोर ने अपने जो अध्ययन किया था वो क्या था 1839 के अंदर, और इन्होंने भी अपने अध्ययन के अंदर क्या पाया कि जंतु ऊतकों का, जंतु अगर ऊतकों की बात करें का निर्माण जो होता है वो किसके थ्रू होता है, ये भी कोशिका से होता है। ठीक है, तो स्लाइडन ने तो यहाँ पे जो कोशिका बताई वो कौन सी कोशिका होगी, पादप कोशिका, और इन्होंने जो बताई वो कौन सी थी, जंतु कोशिका। ठीक है, तो इन दोनों ने अपने अपनी थ्योरी को, अपने अपने अध्ययनों को देख के ये चीज देखी, अपने अध्ययनों के अंतर्गत ये चीज पाई कि जो पादप कोशिका है और जो जंतु कोशिका है इनकी जो आंतरिक संगठन है वो लगभग समान होता है। तो इन दोनों के रिसर्च से ओवरऑल ये निष्कर्ष निकला कि पादपों व जंतुओं का शरीर कोशिका व उनके उत्पादों से निर्मित होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो कोशिका है वो क्या थी, सजीवों की आधारभूत इकाई है, यानी कि जो कोशिका है वो क्या है, सजीवों की आधारभूत इकाई, आधारभूत इकाई, या आप बोल सकते हो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इसके बाद एक कमी यहाँ देखने में आई, और वो कमी ये थी इनके इस सिद्धांत के अंदर, अगर कमी की बात करें तो इनके सिद्धांत में एक कमी थी, वो ये कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे हुआ, मतलब जो नई कोशिकाएं थी कैसे निर्मित
होती है। ठीक है, तो अब ये कमी आ गई कि भाई ठीक है, कोशिका हमारे समझ में आ गया कि कोशिका जो है सजीवों का बहुत ही महत्वपूर्ण उसकी आधारभूत इकाई है। ठीक है, बिल्कुल से बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ बोला गया है कि जहां कोशिका है, जहां जीवित कोशिका है, वहां पे क्या मिलेगा, हमें जीवन देखने को मिलेगा। लेकिन ये भी समझ में आ गया कि पादप हो चाहे जंतु, उन सबका जो शरीर है वो किसका बना होता है, कोशिका का, और वो उसके उत्पादों का बना होता है। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो नई कोशिकाएं हैं उनका निर्माण कैसे हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमारे पास दो साइंटिस्ट तो थे पहले से, एक तो ये और एक ये। ठीक है, इसके बाद में जो तीसरे यहाँ पे वैज्ञानिक आते हैं उनका नाम था रोडोल्फ विर्चो। यहाँ पे ये थर्ड साइंटिस्ट, यहाँ पे देखो कोशिका सिद्धांत जब भी आता है तो ये तीन साइंटिस्ट का नाम सबसे इंपॉर्टेंट लिया जाता है। तो रोडोल्फ विर्चो जो है वो क्या बताते हैं, यहाँ पे रोडोल्फ विर्चो ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया और रोडोल्फ विर्चो ने दो चीजें बताई। एक तो ये कि जो कोशिकाएं होती हैं वो विभाजन करती है, यानी कि जो कोशिका होती है वो विभाजित होती है। एक चीज तो ये बताया उन्होंने। ठीक है, देखो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है कि कोशिका विभाजित होती है, ये आपको किसने बताया, रुडॉल्फ विर्चो ने। और इन्होंने दूसरी चीज क्या बताई, इन्होंने दूसरी चीज ये बताई कि नए कोशिकाओं का निर्माण जो होता है वो पूर्व में स्थित कोशिकाओं के विभाजन से ही होता है। यानी कि नई कोशिकाओं का निर्माण जो होता है पूर्व में स्थित, पूर्व स्थित का मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल की बात है। पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। राइट, तो यहाँ पे उन्होंने इस स्टेटमेंट को एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में दिया, और वो जो लैंग्वेज थी उन्होंने क्या यूज किया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो देखिए एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये कि ओमनियस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या होता है, या इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ओमनियस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, तो ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा, तो रोडोल्फ विर्चो ने कहा। इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि जो नई कोशिकाओं का निर्माण है वो पूर्व में स्थित कोशिकाओं से होता है। तो देखिए ओवरऑल अगर कोशिका सिद्धांत पूछा जाए तो किसने दिया, वो स्लाइडर और स्वान ने बोला जाता है कि इन्होंने दिया। लेकिन इनके सिद्धांत में कमी थी, उस कमी की पूर्ति किसने की थी, रोडोल्फ विर्चो ने। तो यहाँ पे रोडोल्फ विर्चो क्या करते हैं कि इन दोनों के सिद्धांत को और अपने सिद्धांत को मिक्स करके एक नया आधुनिक कोशिका सिद्धांत देते हैं, यानी कि मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आता है कि ये जो सारे स्टेटमेंट है वो रोडोल्फ विर्चो ने जो है वो कब दिए थे, वो 1885 के अंदर दिए थे। यानी कि इनका जो अध्ययन का काल था वो क्या था, 1885। तो ये थे आपके कोशिका सिद्धांत। लेकिन ये कोशिका सिद्धांत जो था इसके अंदर रुडोल्फ विर्चो अपने वाला ऐड करके एक नया सिद्धांत देगा, और उस सिद्धांत को क्या बोला जाता है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। वो क्या है वो अभी हम डिस्कशन करते हैं। अब देखते हैं आधुनिक कोशिका सिद्धांत। ठीक है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। ठीक है,
आधुनिक कोशिका सिद्धांत है वो रुडोल्फ विर्चो ने ही दिया था। उन्होंने जो पुराना कोशिका सिद्धांत था उसी के अंदर कुछ चीजें ऐड कर दी। उन्होंने क्या क्या ऐड किया, जो पहला उन्होंने सेंटेंस इस सिद्धांत में बताया वो ये था कि प्रत्येक सजीव एक या एक से अधिक कोशिका द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, यानी कि सजीव, प्रत्येक सजीव का जो शरीर है वो, यानी कि प्रत्येक सजीव का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं के द्वारा होता है। देखो, एक कोशिका से अगर कोई सजीव बनता है तो उसको हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और एक से अधिक कोशिका से अगर निर्मित कोई जीव है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कोशिका है वो सजीव की संरचनात्मक या क्या बोल सकते हैं, आकार की इकाई है, यानी कि आकारकीय और संरचनात्मक। तो यहाँ पे हम कोशिका के लिए बोल सकते हैं, कोशिका जो है वो क्या है, ठीक है। तो कोशिका जो है यहाँ पे क्या है, संरचनात्मक और आकारकीय इकाई है, क्योंकि पृथ्वी पर जितने भी जीवित जीव है उनका शरीर एक कोशिका का या एक से अधिक कोशिका का निर्मित होता है। इसी के आधार पे हम एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। नेक्स्ट जो उनका स्टेटमेंट ये था कि जो सभी कोशिकाएं हैं, यानी कि सजीवों की जितनी भी कोशिकाएं हैं या किसी भी प्रकार की जितनी भी कोशिकाएं हैं, चाहे वो पादप कोशिका है, जंतु कोशिका है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक कोशिका है, कैसी भी कोशिका है, सभी कोशिकाओं का रासायनिक संगठन और उनके अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो एक जैसी हो रही है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि दूसरा जो स्टेटमेंट ये था कि सभी कोशिकाओं का रासायनिक संगठन वह उनमें होने वाली उपापचयी क्रियाएं एक समान होती है। इसका मतलब कोशिका यहाँ पे सजीवों की क्या होगी, क्रियात्मक इकाई होगी। तो कोशिका यहाँ पे सजीवों की कौन सी इकाई होगी, क्रियात्मक इकाई। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि नॉर्मली हम लोग ये चीज एक डेफिनेशन के फॉर्म में देखते हैं कि कोशिका क्या है, तो ऐसे नॉर्मली बोला जाता है कि सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। लेकिन संरचनात्मक और क्रियात्मक का सही मायने में क्या अर्थ है, वो ये है कि जितने भी सजीव है उनका शरीर एक कोशिका से या बहुकोशिका से बना हो सकता है, इसीलिए उसको क्या बोला गया, संरचनात्मक और आकार की इकाई। और दूसरा कि जितनी भी कोशिकाएं हैं उनका रासायनिक संगठन और उनमें होने वाली जितनी भी उपापचयी क्रियाएं हैं वो एक समान होती है। चाहे कोई सी भी कोशिका, उनके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होते हैं, उपापचयी क्रियाएं होती है, वो एक जैसी होती है, इसीलिए इसको हमने क्या बोला, क्रियात्मक इकाई। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट आता है वो आधुनिक सिद्धांत का ये था कि नई कोशिकाएं हैं पूर्व में विद्यमान कोशिका के विभाजन से बनती हैं।
यानी कि नई कोशिकाएं पूर्व में विद्यमान कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। ओमनियस सेलुलाई सेलुला, यानी कि नए कोशिकाओं का निर्माण पूर्व में स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ठीक है, फोर्थ जो पॉइंट ये था कि जो कोशिका है वो सजीवों की संरचनात्मक भी इकाई है और क्रियात्मक भी इकाई है। और फोर्थ पॉइंट ये था कि जो कोशिका होती है सजीवों की आनुवांशिक इकाई है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होने के साथ साथ वो कैसी है, आनुवांशिक इकाई है। क्या मतलब हुआ, आनुवांशिक का मतलब है कि आनुवांशिक पदार्थ और वो क्या होता है, डीएनए। मुख्यतः तो जीवों में डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, लेकिन कुछ वायरस होते हैं जिनका आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, वो आरएनए हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आनुवांशिक पदार्थ है उनका संग्रहण यानी कि स्टोर कहाँ होता है, कोशिका के अंदर होता है। और आनुवांशिक पदार्थ क्या करते हैं, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करते हैं। ठीक है, तो ये जो आनुवांशिक पदार्थ है वो कोशिका के केंद्रक में या केंद्रकाव में संग्रहित होता है। ठीक है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे किस तरीके से आनुवांशिक पदार्थ होता है, कैसे वो लक्षणों का निर्धारण करता है और कहाँ कोशिका में ये कहाँ स्थित होता है। तो अभी तो आप ये याद रखिए कि जो आनुवांशिक पदार्थ है वो कोशिकाओं के केंद्रक में उपस्थित होता है और अगर अच्छी तरह से विकसित कोशिका नहीं है तो उसके केंद्रकाव में प्रेजेंट होता है। ये हम अभी डिस्कशन करेंगे आने वाली क्लास के अंदर, लेकिन अभी हमें ये देखना है कि जो कोशिका है वो सजीव की संरचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवांशिक इकाई भी है। इसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट है हमारे इस आनुवांशिक आधुनिक कोशिका सिद्धांत का, फिफ्थ पॉइंट वो ये है कि आधारभूत रूप से, यानी कि आधारभूत रूप से सभी कोशिकाएं एक समान होती हैं। यानी कि उनकी बेसिक संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका द्रव्य होता है और उसमें केंद्रक होता है और उसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। ये बात अलग है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कुछ अंतर जरूर पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर कुछ अंतर जरूर पाए जाते हैं, लेकिन ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा झिल्ली यानी कि कोशिका झिल्ली की उपस्थिति, कोशिका द्रव्य का पाया जाना, तो ये क्या हो गए, कॉमन फीचर है जो सारी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। सो ये पॉइंट इसी चीज को बताता है कि जितनी भी कोशिकाएं हैं उनका आधारभूत रूप जो होता है वो एक जैसा ही होता है। जो अंतर आता है वो अलग अलग स्तर पे आता है। वो कैसे कैसे आता है वो हम आगे जब कोशिकाएं की संरचनाओं को डिटेल में पढ़ेंगे तब हमारे समझ में आएगा। तो ये थे मुख्य पॉइंट जिनको हमने किसमें देखा, आधुनिक कोशिका सिद्धांत में देखा। रोडोल्फ विर्चो ने ये सिद्धांत दिया था और ये सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग हमें ये चीज समझ में आती है कि जो कोशिका है वो सजीवों की संरचना को बनाए रखती है, उनके कार्यों का निर्धारण करती है, यानी कि क्रियात्मक क्या क्या कार्य हो गए। तो कार्य की बात करें वो ये है कि जैसे कि श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, पाचन हो गया, पोषण हो गया, ये सारे के सारे एक कोशिका भी कर सकती है और कुछ कोशिकाएं आपस में मिलकर भी कर सकती है। तो जितने भी सजीवों के जैविक कार्य हैं, ऐसे कार्य हैं जैव प्रक्रम जिनको बोल सकते हैं, जिनके आधार पर जीव सजीव क्या रहता है, जिंदा रहता है। एक्चुअली क्या है, किसी भी जीव को या सजीव को जिंदा रहने के लिए कुछ मुख्य प्रक्रियाएं करनी पड़ती है, जैसे ये पोषण हुआ, श्वसन हुआ, उत्सर्जन हुआ, परिवहन हुआ। ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनके बिना सजीव जीवित नहीं रह सकता। तो ये जितने भी जैविक क्रियाएं हैं इनको करना सिर्फ और सिर्फ
इनको करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन उत्तरदायी होते हैं? कोशिका उत्तरदायी होती है। सो यहाँ पे पता चलता है कि कोशिका जो है संरचना को तो बनाए ही रखती है, प्लस बहुत इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस है वो भी परफॉर्म किए जाते हैं किसके थ्रू? कोशिका के थ्रू, सेल के थ्रू किए जाते हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? क्रियात्मक इकाई भी बोलते हैं। मैंने पहले भी बता दिया, यहाँ पे क्रियात्मक जो वर्ड है यानी कि कार्य, और यहाँ पे जो कार्य है वो कौन कौन से है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पोषण हो गया, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, ये सारे, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसके थ्रू किए जाते हैं? सेल के थ्रू। इसके अलावा जो नई कोशिकाएं हैं वो किससे निर्मित होती है? पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होती हैं। संरचनात्मक और क्रियात्मक के साथ साथ आनुवांशिक इकाई भी है, क्योंकि ये जो जेनेटिकल मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ, जो कि मुख्यतः क्या होता है? डीएनए होता है। लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके अंदर आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ना होके आरएनए ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आरएनए की उपस्थिति भी पाई जाती है। और अगर हम बिल्कुल करंट की बात करें तो अभी जो कोरोना वायरस यानी कि जो कोविड-19 डिजीज कर रहा है, उस वायरस का अगर जेनेटिकल मटेरियल या आनुवांशिक पदार्थ पूछा जाए तो क्या आंसर आएगा? आरएनए रहता है। तो जो हम आगे डिस्कशन करेंगे जब हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अलावा जितने भी कोशिकाएं हैं उनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली या कोशिका द्रव्य की उपस्थिति, ये लगभग हमें एक जैसी ही देखने को मिलती है। तो ये आपका था आधुनिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सेल का स्ट्रक्चर और सेल के डिफरेंट टाइप। सो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, कीप स्टडिंग। थैंक यू।